यार बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं है ना आपको जो अभी पास पेपर करा रहा हूँ ना, वो पास पेपर है आपका, अल्लाह भला करे, अक्टूबर नवंबर 2021, पेपर 1 वेरिएंट 2। ठीक है, अभी जो मैं आपको पास पेपर करा रहा हूँ वो कौन सा है, वो है अक्टूबर नवंबर 2021, पेपर 1 वेरिएंट 2। ठीक है, ये आपका जो अभी पास पेपर हो रहा है वो ये वाला है। ठीक है, अच्छा, अब देखो सबसे पहला सवाल है, line XX is the production possibility curve of a worker picking peas and beans in a 10-hour working day। ये बोल रहा है कि अभी आपकी जो लाइन है वो कौन सी है, वो XX है। अभी बोल रहे हैं व्हाट वुड कॉज द वर्कर्स पीपीसी टू शिफ्ट टू द लाइन वाई वाई। ये बोल रहा है कि ये XX से लाइन शिफ्ट होके वाई वाई पे क्यों चली जाएगी, एक रीजन ढूंढो। सबसे पहला, जब मैंने सबसे पहला रीजन पढ़ा ना तो मुझे मेरा आंसर मिल गया। उसकी वजह क्या है, सबसे पहला रीजन क्या कह रहा है, अ डिक्रीज इन वर्किंग आवर्स टू 8 पर डे एंड अ मशीन दैट इंक्रीजेस द वर्कर्स पी पिकिंग प्रोडक्टिविटी। सही है। अब ये सुनो कि आंसर बी सी डी क्यों नहीं है। अच्छा, अ मशीन दैट इंक्रीजेस द वर्कर्स पी पिकिंग प्रोडक्टिविटी ओनली। इसने बोला है कि प्रोडक्टिविटी सिर्फ किसकी बढ़ेगी, सिर्फ पी की बढ़ेगी। ठीक है, इसने बीन्स की तो कोई बात करी नहीं है, तो इसलिए ए बी वाला आंसर जो है ना वो गलत हो गया। ठीक है, a new work schedule when the worker spent 6 hours per day picking peas and only 4 hours picking beans। ठीक है, तो ये भी आपका गलत हो गया। उसकी वजह ये है कि आपकी जो लाइन है वो कौन सी है, वो लीनियर लाइन है, कांस्टेंट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को रिप्रेजेंट करती है। तो इसका मतलब है ये दोनों के दरमियान आवर्स स्पेंड होंगे वो भी हमेशा इक्वल होने चाहिए। और ये कह रहा है कि एक में 6 आवर्स है, दूसरे में 4 आवर्स है, तो बी भी गलत, सी भी गलत। और डी वाला तो कह रहा है कि वर्किंग आवर्स कम हो जाएंगे तो प्रोडक्टिविटी तो वैसे ही गिर जाएगी, तो डी तो गलत हो गया। ठीक है ना, तो आंसर इज ए फॉर एप्पल। सही है। अगला सवाल बहुत इजी है, व्हाट इज अ फंक्शन ऑफ अ मनी। ये सारे मनी के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कि मनी डिविजिबल होता है, क्या कहते हैं, ड्यूरेबल होता है, बहुत लंबे टाइम तक चलता है, पोर्टेबल होता है, इजी टू कैरी होता है। ये सारी मनी के क्या है, ये तीनों मनी के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। क्या है ये तीनों, क्या है ये तीनों मनी के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। और इसने सवाल में क्या मांगा है, इसने फंक्शन मांगा है मनी का। मनी मीडियम ऑफ एक्सचेंज के तौर पे यूज होता है। ठीक है, तो सेकंड का आंसर क्या है, सेकंड का आंसर है सी, डी हो गया। ठीक है, थर्ड, व्हाट इज क्लासिफाइड एज अ पब्लिक गुड, व्हाट इज क्लासिफाइड एज अ पब्लिक गुड बाय इकोनॉमिस्ट। इसका आंसर है फ्लड डिफेंसेस। उसकी वजह ये, इंटरनेट इज अ प्राइवेट गुड, गवर्नमेंट नेशनल पार्क्स और हॉस्पिटल्स को फंड करता है, लेकिन ये पब्लिक गुड नहीं होता क्योंकि गवर्नमेंट के जो हॉस्पिटल्स हैं वो कभी कभार एड वगैरह से भी फंड हो रहे होते हैं। लेकिन हाँ, डिफेंसेस वगैरह, ये जो आपका डैम्स वगैरह होते हैं, ये सब पब्लिक गुड है। डैम्स हो गया, स्ट्रीट लाइट्स हो गया, रोड्स हो गया, ये सब आपके पब्लिक गुड्स हैं। जब इनके ऊपर से पैसा बच जाता है ना तो फिर गवर्नमेंट ये पार्क वगैरह इन सब चीजों के ऊपर पैसा खर्च करती है। तो थ्री का आंसर क्या है, ए है। ठीक है, फ्लड डिफेंसेस। ठीक है, फोर, विच स्टेटमेंट अबाउट फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इज करेक्ट। ये बोल रहा है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है ना वो बिल्कुल करेक्ट है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के बारे में। तो आपने मुझे सबसे पहले बोला कि, आपने मुझे बोला सर याद दिलाते, तो मैंने आपको बोला कि यार सबसे पहले एक चीज याद रखना, लैंड एक नेचुरल रिसोर्स है। लैंड क्या है भाई, आपने मुझे बोला सर लैंड जो है ना वो आपकी नेचुरल रिसोर्स है, और लैंड के लिए हम लोग क्या देते हैं, लैंड के लिए हम लोग रेंट पे करते हैं। ठीक है, फिर आपने मुझे बोला कि लेबर क्या होता है, आपने मुझे बोला लेबर होता है फिजिकल एंड मेंटल एफर्ट ऑफ वर्कफोर्स। ठीक है, क्या है भाई, लैंड क्या है, लेबर क्या है, फिजिकल एंड मेंटल एफर्ट ऑफ वर्कफोर्स। और लेबर को क्या देते हो आप लोग, लेबर को आप लोग वेजेस देते हो। ठीक है, फिर आपने बोला सर कैपिटल क्या होता है, तो मैंने बोला कैपिटल मैन मेड रिसोर्स है, और कैपिटल यानी कि मशीनरी। और मशीनरी को आप लोग फुल पेमेंट पे बाय नहीं करते, आप लोग इंटरेस्ट पे बाय करते हो, सूद पे बाय करते हो। ठीक है, फिर आपने बोला सर एंटरप्रेन्योर क्या होता है, तो मैंने आपको याद दिलाया कि एंटरप्रेन्योर वो बंदा होता है जो कि ओनर होता है और रिस्क टेकर होता है, जिसको बदले में क्या मिलता है, जिसको बदले में प्रॉफिट्स मिलते हैं। क्या मिलते हैं, प्रॉफिट्स मिलते हैं। तो अब पढ़ो भाई आंसर, द फैक्टर कैपिटल इंक्लूड शेयर्स एंड डिपॉजिट। नहीं, कैपिटल किसको रिप्रेजेंट करता है, कैपिटल का मतलब होता है मशीनरी वगैरह, तो ये तो शेयर और डिपॉजिट कह रहा है, तो ये तो गलत। द फैक्टर लेबर इंक्लूड्स ह्यूमन मेड रिसोर्सेज, मैन मेड रिसोर्सेज जो है ना वो कैपिटल के अंदर आती है। द फैक्टर लैंड इंक्लूड्स फॉरेस्ट एंड अनडिस्कवर्ड कॉपर, ये इसका आंसर है। अगला भी पढ़ लेते हैं, द फैक्टर एंटरप्राइज टेक्स रिस्क, यहाँ तक सही है।
शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, यहाँ तक सही है कि एंटरप्रेन्योर रिस्क टेकर होता है, लेकिन उसको इंटरेस्ट नहीं मिलता, उसको बदले में प्रॉफिट मिलता है। तो आंसर डी भी गलत हो गया, तो आंसर क्या है? सी फॉर कैट। ठीक है। अच्छा, अब 5 वाला क्या कह रहा है? Which supply curve shows that the price elasticity of supply of the good is always equal to 1। अब याद रखना, ये बोल रहा है कि PS आपका क्या होगा? आपका PS इक्वल टू 1 होगा, यानी कि आपका PS क्या होगा? यूनिटरी इलास्टिक सप्लाई होगी। आपकी सप्लाई क्या होगी? आपकी सप्लाई होगी यूनिटरी इलास्टिक सप्लाई। और मैंने आपको 1000 बार बताया कि आपको नहीं बताया कि यूनिटरी इलास्टिक सप्लाई के अंदर आप जितने से प्राइस को बढ़ाओगे उतने से आपकी क्वांटिटी सप्लाई बढ़ जाएगी, आपका टोटल रेवेन्यू अनचेंजेबल होगा। इसलिए एक स्ट्रेट लाइन ओरिजिन से बनती है। क्या बनती है? स्ट्रेट लाइन स्टार्टिंग फ्रॉम ओरिजिन फॉर्म होती है। ठीक है, स्ट्रेट लाइन स्टार्टिंग फ्रॉम ओरिजिन। ठीक है, तो अब देखो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है सी, बाकी सब आंसर गलत है। ठीक है, इसका आंसर क्या है? स्ट्रेट लाइन स्टार्टिंग फ्रॉम द ओरिजिन। सही है, ये रिपीट हुआ है भाई एमसीक्यू। अच्छा, 6, what would cause a shift in the supply curve of good X and a movement along its supply curve। अच्छा, सबसे पहले बोल रहा है कि ऐसा कौन सा फैक्टर है जो कि सप्लाई कर्व के अंदर शिफ्ट लेके आएगा। तो सबसे पहला है अ चेंज इन डिमांड ऑफ गुड एक्स। देखो गुड एक्स की बात है और डिमांड की बात है, तो ये गलत हो गया। अ डिक्रीज इन फैक्टर प्रोडक्टिविटी, ये हो सकता है। एंड इंक्रीज इन प्राइस ऑफ अ कॉम्प्लीमेंट्री गुड। देखो कॉम्प्लीमेंट्री गुड है, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, और ये डिमांड का फैक्टर है। इसने सवाल में बोला है कि सप्लाई कर्व कौन से फैक्टर के साथ शिफ्ट मारेगा, तो ए भी गलत हो गया, सी भी गलत हो गया। फिर ये बोल रहा है इंक्रीज इन वेज रेट्स इन द इंडस्ट्री। अब या तो आंसर बी है या तो आंसर डी है। अब पढ़ लेते हैं भाई। द इम्पोजिशन ऑफ अ टैक्स ऑन गुड एक्स। अगर ये गुड के ऊपर टैक्स लगाएगा तो ये कौन सा टैक्स लगा रहा है? ये लगा रहा है इनडायरेक्ट टैक्स, और इनडायरेक्ट टैक्स लगने की वजह से सप्लाई कर वापसी क्या मारेगा? शिफ्ट मारेगा। क्या मारेगा? सप्लाई कर शिफ्ट मारेगा। तो इसका मतलब आंसर बी भी नहीं हो सकता, आंसर इज डी फॉर डॉग। अ चेंज इन डिमांड फॉर गुड एक्स। ठीक है, इसका आंसर क्या है? 6 का आंसर डी है। जब गुड एक्स की डिमांड चेंज होगी, फॉर एग्जांपल गुड एक्स की डिमांड अगर बढ़ती है तो सप्लाई कर्व के अंदर मूवमेंट आएगी। देख लो भाई, मैं बना के दिखा रहा हूँ। देखो भाई, जब डिमांड डी से D1 के ऊपर इंक्रीज हुई तो इसकी वजह से प्राइस P से P1 के ऊपर इंक्रीज हो गई, और क्वांटिटी Q से Q1 के ऊपर एक्सटेंड हो गई, और इसकी वजह से देखो सप्लाई कर्व के अलोंग मूवमेंट आ रही है E से E1 के ऊपर। तो इसलिए इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है डी फॉर डैडी। ठीक है भाई, ये मैंने आपको कहाँ तक करा दिया? मैंने आपको 6 तक करा दिया। सही। 7, देखो जिसको मेरी बात याद होगी वो फौरन से 7 कर लेगा। ये बोल रहा है द मार्केट फॉर मोबाइल फोन इज इनिशियली एट इक्विलिब्रियम एक्स। ये इनिशियल इक्विलिब्रियम है, इसको मैं मार्क कर रहा हूँ ग्रीन से। ठीक है, इसने बोला है द गवर्नमेंट हैज इम्पोज्ड द सेल्स टैक्स। सेल्स टैक्स का मतलब है इनडायरेक्ट टैक्स। कौन सा लगाया है इसने? गवर्नमेंट ने लगाया है इनडायरेक्ट टैक्स। तो इनडायरेक्ट टैक्स लगेगा तो प्रोड्यूसर डीमोटिवेट होकर सप्लाई को कॉन्ट्रैक्ट कर देगा, कम कर देगा। ठीक है, तो इसने बोला है व्हाट इज द गवर्नमेंट्स टोटल रेवेन्यू फ्रॉम दिस टैक्स। सबसे पहले मुझे ये बताओ कि जो दो सप्लाई कर्व का वर्टिकल डिस्टेंस है ये कौन सी क्वांटिटी से निकलेगा? नई क्वांटिटी। और नई क्वांटिटी कौन सी है? क्वांटिटी Q2 है। तो ये नई क्वांटिटी से मैंने दो सप्लाई कर्व का वर्टिकल डिस्टेंस निकाल लिया, K से लेके M तक। अब बताओ, इसका कुछ हिस्सा कंज्यूमर का बर्डन है और कुछ हिस्सा जो बच जाएगा वो प्रोड्यूसर बर्डन है। तो गवर्नमेंट बोल रही है कि गवर्नमेंट का टोटल टैक्स रेवेन्यू क्या होगा? जितने का टैक्स लगा है उतने का रेवेन्यू है। तो कितने का लगाया भाई इसने? आपने बोला सर के एम से के एम, ये जो पूरा वर्टिकल डिस्टेंस है सारा गवर्नमेंट का टैक्स होगा, क्योंकि इतने की इसने वो दिए टैक्स लगाया है, तो इतने का इसका सारा रेवेन्यू होगा। तो आंसर क्या होगा? टी के एम आर। क्या होगा आंसर? ये वाला बॉक्स, टी के एम आर। ठीक है, तो ये भी क्लियर है भाई। 7 वाला सेट है। 8, देखो सबसे पहले याद रखना प्राइस रेशनिंग कब यूज होता था। मैं इधर लिख देता हूँ कि प्राइस रेशनिंग यूज होता था शॉर्टेज को डील करने के लिए। किसको डील करने के लिए यूज होता था? प्राइस रेशनिंग शॉर्टेज को डील करने के लिए यूज होता था। ठीक है, शॉर्टेज को डील होने के लिए। क्यों? क्योंकि शॉर्टेज हो जाती थी, तो शॉर्टेज होने की वजह से प्राइस बढ़ जाती थी। ठीक है, ठीक है, सही। अब मुझे एक बात बताओ, व्हेन द प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट इज फॉलिंग, ये दोनों तो सीधे सीधे गलत हो गए, क्योंकि शॉर्टेज होती किस वजह से है? शॉर्टेज होती है तो प्राइस बढ़ जाती है। ठीक है, अब आंसर या तो सी है या तो आंसर डी है। अब पढ़ो,
When the price of a product is rising, firms will expand production of the product to make profits. देखो देखो इसका तो कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि अगर फर्म प्रोडक्शन को एक्सपैंड करेगी तो ये रेशनिंग का फंक्शन थोड़ी है। रेशनिंग कहता है कि मैं जो गुड शॉर्ट होगा उस गुड को सॉल्व करने के लिए, उसकी शॉर्टेज सॉल्व करने के लिए प्राइस को बढ़ा दूंगा, क्योंकि जब प्राइस बढ़ेगी तो क्वांटिटी डिमांड कॉन्ट्रैक्ट होगी और क्वांटिटी सप्लाइड एक्सटेंड होगी। तब आप डी वाला पढ़ो कि जब किसी गुड की प्राइस बढ़ रही होती है, when the price of a product is rising, some consumers will no longer be able to buy it due to shortage. इसका आंसर क्या है? 8 का आंसर इज डी फॉर दैट अगेन। सही है, डी तक क्लियर है? 8 इज डी। 9 बहुत इजी है। In 2016, car drivers bought more fuel because the price of oil from which it was made had fallen. Which diagram represents this change in the market for fuel? प्राइस गिर गई है। क्यों गिर गई है? क्योंकि लोग कार ड्राइवर ज्यादा फ्यूल ले रहे थे। ऑयल की प्राइस गिर रही थी, तो बता भाई इसकी वजह से क्या होगा? अगर ऑयल की प्राइस गिरेगी तो ऑयल की क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ेगी और इसकी वजह से आपकी सप्लाई बढ़ जाएगी, ठीक है ना? तो इसका आंसर है डी, आपकी सप्लाई बढ़ जाएगी, ठीक है ना? आपकी सप्लाई क्यों बढ़ेगी? क्योंकि प्राइस गिर गई थी। 9 का आंसर इज डी, डी, ठीक है। सप्लाई बढ़ेगी तो प्राइस भी गिरेगी और क्वांटिटी भी बढ़ जाएगी। ज्यादा भी खरीदा जाएगा तो क्वांटिटी बढ़ जाएगी और सस्ता भी हो जाएगा। 10 बहुत इजी है। The diagram shows the demand and supply curve for bread in a developed economy. Bread is a substitute for pasta and rice. पास्ता और राइस का सब्स्टिट्यूट क्या है? राइस का सब्स्टिट्यूट है ब्रेड, ठीक है। What would cause the demand curve for bread to shift from D1 to D2? अब मुझे एक बात बताओ, अगर पास्ता की प्राइस कम हो जाएगी तो पास्ता की क्वांटिटी डिमांड क्या हो जाएगी? पास्ता की अगर प्राइस बढ़ जाएगी तो पास्ता की क्वांटिटी डिमांड क्या होगी? कम होगी, और बंदा किस पे शिफ्ट मारेगा? ब्रेड पे। तो डिमांड फॉर ब्रेड क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। तो इसका आंसर क्या है? राइज इन द प्राइस ऑफ पास्ता एंड राइस। और वैसे भी अगर आपने सब्स्टिट्यूट का लफ्ज पढ़ लिया तो आपको एक बात याद भी होनी चाहिए कि सब्स्टिट्यूट में कौन सा वाला रिलेशनशिप होता है? पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है। कौन सा रिलेशनशिप होता है? पॉजिटिव। अगर एक गुड की प्राइस बढ़ी तो दूसरे की डिमांड भी बढ़ेगी। जैसे अगर पास्ता की प्राइस बढ़ रही है तो ब्रेड की डिमांड बढ़ रही है, तो इसलिए कौन सा रिलेशनशिप है? पॉजिटिव, ठीक है। तो 10 का आंसर क्या है? 10 का आंसर ए है। बोलो भाई 10 तक सबको क्लियर है? मैं आगे जाऊं? पहले मुझे यहाँ तक ओके कर दो, 10 तक सब। इब्तिसाम ये तहा हो, आप हो तहा। अच्छा 11 वाला बहुत इजी है, और से पढ़ो। देखो भाई क्या हो रहा है। The diagram shows the quantity demand for three goods X, Y और Z. What relationship between X, Y and Z can be deduced from the table? ये बोल रहे हैं कि एक गुड X है, दूसरा गुड Y है और तीसरा गुड Z है। अब देखो भाई, गुड X की प्राइस कंटिन्यूसली गिर रही है, ठीक है। पहले तो एक बात याद रखना, गुड X की प्राइस गिर रही है और गुड Y की क्वांटिटी डिमांड गिर रही है और गुड Z की बढ़ रही है। तो देखो भाई, गुड X की प्राइस गिर रही है, गुड Y की क्वांटिटी डिमांड गिर रही है और गुड Z की डिमांड बढ़ रही है, ठीक है। तो अब सबसे पहले मुझे ये देख के बताओ आप लोग कि अगर मैं ये कहूँ कि अगर गुड X की प्राइस गिरती है तो गुड X की क्वांटिटी डिमांड बढ़ेगी, और जब गुड X की क्वांटिटी डिमांड बढ़ेगी तो Y की डिमांड गिर जाएगी। तो मुझे आप लोग ये देख के बता दो कि नेगेटिव पॉजिटिव रिलेशनशिप कौन से गुड के केस में होता है? सब्स्टिट्यूट। तो अब आपको एक बात तो क्लियर हो गई कि आंसर या तो सी में से है या तो आंसर डी में से, ठीक है। अब अगला क्या है कि अगर गुड X की प्राइस कम हो रही है तो गुड X की क्वांटिटी डिमांड बढ़ रही है, और अज्यूम करते हैं कि गुड Z जो है ना उसकी डिमांड भी बढ़ रही है। देखो भाई, ये गुड Z की डिमांड बढ़ रही है, ठीक है ना। तो गुड Z की डिमांड भी क्या होगी? डिमांड फॉर Z बढ़ जाएगी। तो आप मुझे देख के बताओ कि एक गुड की प्राइस और दूसरे गुड की डिमांड के दरमियान कौन सा रिलेशनशिप है? नेगेटिव, और वो कौन से गुड में होता है? कॉम्प्लीमेंट्री में। तो इसका आंसर क्या बनता है? इसका आंसर आपका बनता है
आंसर नंबर सी। कौन सा बनता है? आंसर नंबर सी। ठीक है भाई, 11 इज सी फॉर कैट। ठीक है, 12 अभी आपको कराया है कि जब भी लाइन ओरिजिन से शुरू हो रही होगी, ओरिजिन से जब भी लाइन शुरू हो रही है तो इसका मतलब है कि प्राइस प्लस सप्लाई कांस्टेंट है। कांस्टेंट का मतलब इजिकल टू 1 है। ठीक है, इसमें तो कुछ है ही नहीं सोचने वाला। पीएस यूनिटरी है, इजिकल टू 1 है। सही है 12 का। अच्छा, अब आप मुझे एक बात बताओ, rising incomes in India have seen a demand for this normal good to shift from D1 to D2। डिमांड D1 से D2 पे चले गई। किस पे चले गई? डिमांड D1 से D2 के ऊपर चले गई है। ठीक है, तब आप एक मुझे बात बताओ, अगर मैं पुराना कंज्यूमर सरप्लस पूछूं तो आप मुझे बोलोगे सर पुरानी विलिंगनेस थी G और पुरानी प्राइस थी H। ऐसा ही है, तो आपका कंज्यूमर सरप्लस क्या होगा? G, H और M। अब मैं आपसे पूछूं नया कंज्यूमर सरप्लस क्या है, तो आप मुझे बोलोगे सर नई विलिंगनेस है F। मैं ब्लू से मार्क कर रहा हूँ। और नई प्राइस हो, अच्छा नई प्राइस हो जाएगी, एक सेकंड, बल्कि पुराना वाला होगा, सॉरी जी एच, जी जे और एन होगा पुराना वाला, सॉरी जी जे और एन, सॉरी सॉरी सॉरी, जी जे और एन। ठीक है, तो मैं लिख देता हूँ जी जे और एन। और नया वाला क्या होगा? ये नई विलिंगनेस, ये नई प्राइस और ये नई क्वांटिटी, एफ, एच और एम। अगर मैं आपसे पूछूं पुराना प्रोड्यूसर सरप्लस क्या है, तो आप मुझे बोलोगे सर पुरानी विलिंगनेस के और पुरानी मिनिमम प्राइस जे और ये एन। तो ये हो गया के, जे और एन। मैं आपसे पूछूं नया प्रोड्यूसर सरप्लस क्या है, तो आप मुझे बोलोगे के, एच और एन। क्या बोलोगे? के, एच और एन। तो अब आंसर ढूंढ लो। आंसर आपका है एफ एच एम और एच के एम। आंसर इज ए। ठीक है, ये भी क्लियर है सबको? सही है, 13 इज ए। A nationalized industry is privatized. Assuming there is no change in output of the industry in the short run, what are the direct effects of the change? अगर आउटपुट के अंदर कोई चेंज नहीं आया है तो फिर पब्लिक सेक्टर की साइज के अंदर तो चेंज आएगा। पब्लिक अगर नेशनलाइज से प्राइवेटाइज हो रही है तो पब्लिक सेक्टर का साइज तो डिक्रीज होगा। तो एक बात क्लियर है, आंसर या तो ए है या तो बी है। और आउटपुट के अंदर कोई चेंज नहीं आया तो इसका मतलब है कि आउटपुट के अंदर इंडस्ट्री, जो प्रोपोर्शन ऑफ इंडस्ट्री आउटपुट है वो भी चेंज नहीं होगा। इसका आंसर 14 का बी है, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड है। फिर इसने पूछा है व्हाट इज द डिस्टिंग्विश फीचर ऑफ अ प्रोग्रेसिव इनकम टैक्स। मैंने आपको 1000 बार बताया कि प्रोग्रेसिव टैक्स वो टैक्स होता है जिसके अंदर इनकम के बढ़ने के साथ साथ टैक्स का रेट भी बढ़ता है। ठीक है, तो अब आप बताओ, हायर अर्नर्स पे अ लोअर प्रोपोर्शन ऑफ देयर इनकम इन टैक्स, हाई अर्नर्स पे अ हाई प्रोपोर्शन ऑफ देयर इनकम इन टैक्स देन लो अर्नर्स। जितनी ज्यादा इनकम होगी उतना ज्यादा टैक्स रेट बढ़ेगा। 15 का आंसर इज ए। ठीक है, 16, व्हाई माइट अ गवर्नमेंट नेशनलाइज अ प्राइवेट फर्म, ताकि वो इंश्योर कर सके कि मेरिट गुड की प्रोविजन हो। सही है, 16 इज बी, बहुत इजी। 17 देखो, 17 the diagram shows a firm's supply of demand and demand for apples। ठीक है भाई, if a minimum price is increased from P1 to P2, what will happen to the amount of apples sold? तो भाई क्वांटिटी डिमांडेड Q1 से Q2 के ऊपर चली जाएगी। इसका आंसर ए है। बाकी तो आप लोग पढ़ ही नहीं सकते। आपको फरा वापसी पूछना हो तो मैं जब ये करा दूं तो पूछ लेना मुझसे, क्योंकि जूम क्लास की जो टाइमिंग है वो 40 to 45 मिनट्स है, तो ये फिर रह जाते हैं MCQs। ठीक है, तो 17 का आंसर ए है। बाकी सारे ऑप्शन गलत हैं, आप बाद में पढ़ लेना, क्योंकि ये सारे ऑप्शन बाद में मैच हो ही नहीं सकते। क्वांटिटी डिमांड जो है ना वो इंक्रीज नहीं होगी क्योंकि प्राइस बढ़ गई है। तो सी डी तो गलत हो गया और डी मैच नहीं हो सकता। ठीक है, डी मैच नहीं हो सकता, तो आंसर ए ही बचता है। अच्छा ये देखो, ये बहुत इजी सवाल है तो फौरन से हो जाना चाहिए। इन एन अटेम्प्ट टू रिड्यूस क्राइम, अ गवर्नमेंट इंट्रोड्यूसेस अ सब्सिडी ऑन द प्रोडक्शन ऑफ बर्गलर अलार्म्स बट सेल्स राइज वेरी लिटिल। इसने बोला है कि सेल्स बहुत थोड़े से बढ़ती है, यानी कि अगर अगर प्राइस ज्यादा से भी बढ़ जाती है, अगर प्राइस ज्यादा से भी कम हो जाती है फॉर एग्जांपल,
तो आपकी क्वांटिटी डिमांड कितने से बढ़ती है? थोड़े से बढ़ती है और आपका टोटल रेवेन्यू गिर जाता है। ऐसा किसके अंदर होता है? जब आपका पीडी लेस देन 1 होता है, इनइलास्टिक होता है। अब पीईएस की बात कर लो, अगर पीईएस भी लेस देन 1 है तो अगर आप प्राइस को ज्यादा से भी बढ़ा देते हो तो आपकी क्वांटिटी सप्लाई थोड़े से बढ़ती है क्योंकि आपके पास लेस रिसोर्सेज अवेलेबल होती है, तो आपका टोटल रेवेन्यू बढ़ जाता है। तो इसका आंसर क्या है? लो, क्योंकि सेल्स उसने बोला है कि बहुत छोटे से बढ़ती है। ठीक है, तो 18 का है डी है। अच्छा, ये बहुत इजी है। कंपेयर्ड विद पाकिस्तान, जर्मनी हैज अ हायर आउटपुट। ज्यादा आउटपुट किसके पास है? जर्मनी के पास है। तो इसने क्या बोला है? द एक्जिस्टेंस ऑफ फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट, कोई ताल्लुक नहीं है इसका। द मार्शल लैंड कंडीशन, नहीं भाई। टर्म्स ऑफ ट्रेड, नहीं। आंसर है एब्सोल्यूट एडवांटेज। एब्सोल्यूट एडवांटेज क्वांटिटी में मेजर होता है कि कौन सी कंट्री ज्यादा बना सकती है। ठीक है, जर्मनी ज्यादा बना रही है पाकिस्तान से, तो ये एब्सोल्यूट एडवांटेज का कॉन्सेप्ट टेस्ट कर रहा है 19 में। 20, what which statement about inflation is correct? Inflation will lead to a rise in the cost of living. अगर महंगाई आती है तो कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ जाती है यार, खर्चे आपके बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो 20 का क्या है? 20 का सी है, सी फॉर कैट। ओके, अच्छा 21, why is that a country's balance of payment balance of payment must always balance? ये बोल रहा है हमेशा एक कंट्री का बीओपी क्यू बैलेंस होना चाहिए। तो आपने मुझे बोला कि exchange rate changes will correct any deficit or surplus. One country's deficit balanced by another country's surplus. The current account is balanced by capital and financial account. 21 का आंसर सी है। उसकी वजह यह है कि कैपिटल अकाउंट की इक्वेशन क्या होती है? करंट अकाउंट इज इक्वल टू कैपिटल अकाउंट प्लस फाइनेंशियल अकाउंट, ये इक्वेशन है इसकी। तो ये बैलेंस हमेशा इन दोनों अकाउंट से ही होता है। ठीक है, 21 बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड था। बाकी ए बी और डी कोई आंसर नहीं है क्योंकि उसने बोला है कि बैलेंस क्यों होगा हमेशा, क्योंकि वो इक्वेशन सेट होगी तो ही वो बैलेंस होगा। ठीक है, अच्छा 22 क्या है? Which argument for protection would be most relevant if the government of country X decided to exercise voluntary export restraint in its trade with country Y? देखो ये बात करें वीआर की, वॉलंटरी एक्सपोर्ट रिस्ट्रेंट। पहले तो ये सुन लो वीआर होता क्या है। देखो वॉलंटरी एक्सपोर्ट रिस्ट्रेंट इंटरनेशनल ट्रेड के चैप्टर का एक कॉन्सेप्ट है जो कि ये कहता है कि आप जो है ना वो सर्टेन कंट्रीज के दरमियान सर्टेन गुड्स के अंदर बैन लगा देते हो। तो अब देखो, अगर ये प्रोटेक्शन के लिए कोई भी आर्ग्यूमेंट लेता है तो ऐसा कौन सा आर्ग्यूमेंट है जो दोनों के लिए अच्छा होगा? पहला पढ़ रहा हूँ, वॉलंटरी एक्सपोर्ट रिस्ट्रेंट वुड अचीव एन इमीडिएट करेक्शन फॉर एक्स बैलेंस ऑफ ट्रेड डेफिसिट, नहीं। वॉलंटरी एक्सपोर्ट रिस्ट्रेंट वुड कॉज द लेवल ऑफ जीडीपी टू इंक्रीज इन कंट्री एक्स, नहीं। वॉलंटरी एक्सपोर्ट रिस्ट्रेंट वुड हेल्प टू नेगोशिएट इंप्रूव ट्रेडिंग कंडीशन बिटवीन कंट्री एक्स एंड कंट्री वाई। ये हो सकता है क्योंकि वो आपस में नेगोशिएट करेंगे कि यार कुछ गुड्स के दरमियान जो बैन है उसको खत्म कर दो। 22 का आंसर इज सी फॉर कैट। 23 बहुत इजी है। 23 क्या है भाई? The average price of a country's export increased by 5% and average price of its imports increased by 10%. सबसे पहले तो एक बात याद रखना है, इसने प्राइस की बात करी है तो इसका मतलब है कि ये टर्म्स ऑफ ट्रेड की बात कर रहा है। तो आंसर ए और बी तो सीधा सीधा उड़ गया, उसको देखना ही नहीं था। अब आंसर सी है डी है। मुझे एक बात बताओ, एक्सपोर्ट की प्राइस 5% से इंक्रीज हो रही है और इंपोर्ट की प्राइस 10% से इंक्रीज हो रही है, तो टर्म्स ऑफ ट्रेड क्या हो गया भाई? टर्म्स ऑफ ट्रेड आपका वर्सन हो गया है क्योंकि इंपोर्ट की प्राइस ज्यादा है और एक्सपोर्ट की प्राइस कम है, तो टीओटी क्या हुआ है? वर्सन हुआ है। तो 23 का आंसर इज डी फॉर डॉग। ठीक है, देयर इज एन इंक्रीज इन इनडायरेक्ट टैक्स। अगर इनडायरेक्ट टैक्स बढ़ेगा तो इसका मतलब है प्रोड्यूसर की कॉस्ट बढ़ जाएगी और कॉस्ट बढ़ेगी तो एग्रीगेटेड सप्लाई कम हो जाएगी, तो इसको कॉस्ट के बढ़ने को हम लोग कौन सी इन्फ्लेशन कहते हैं? कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। इसका मतलब है आंसर या तो बी है या तो डी है। और डिमांड पर इन्फ्लेशन तो गिरेगी ना, जब कॉस्ट बढ़ेगी तो गुड की प्राइस बढ़ जाएगी, तो डिमांड पे फुल इन्फ्लेशन तो कम होगी। तो आंसर बी है 24 का। ठीक है, द टेबल shows the number of biscuits and cakes that can be produced by 4 workers in an hour.
who has the greatest comparative advantage in producing biscuit? इसका आंसर है ए। उसकी वजह ये आप सबका कंपैरेटिव एडवांटेज कैलकुलेट कर लेना बिस्किट इज टू केक से। पहले इसका लॉरा का कैलकुलेट कर लेना, फिर मो का, फिर नथन का और फिर उमर का। सबका कैलकुलेट कर लोगे तो आपको आंसर पता चल जाएगा। आंसर ए होगा। मैंने कैलकुलेट करा हुआ है बिकॉज मैंने अभी ये फिजिकल क्लास में सेम पास पेपर कराया है। तो इसका आंसर ए है। आप खुद कैलकुलेट कर लेना बिस्किट इज टू केक्स लिख के सबका, तो आपको आंसर मिल जाएगा। किसी को कोई मसला हो तो फिर वो व्हाट्सएप पे मुझसे कोऑर्डिनेशन में रहे, ठीक है। 26 which condition is necessary for a country's BOP on its current account to improve if it reduce its exchange rate? ये बोल रहा है कि ऐसी कौन सी कंडीशन है जिसकी वजह से कंट्री का BOP जो है ना वो इम्प्रूव होगा अगर आपका एक्सचेंज रेट गिर जाएगा। देखो सिंपल सी बात है। पहला आंसर कह रहा है both the PES for its imports and exports must be elastic। ये गलत है। उसकी वजह ये इसने प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई की बात करी है और मार्शल लैंड ने हमें ये कहा है कि हमें शॉर्ट रन में बीओटी सरप्लस होगा, लॉन्ग रन में होगा, ये हमें पीडी बताता है। तो इसने बीएस की बात करी तो ए तो गायब हो गया फॉरन से। फिर इसने बी बोला है द इंपोर्टिंग कंट्री विल बाय ऑल द एक्सेस सप्लाई। इसने एक्सचेंज रेट के डेप्रिशिएट होने का पूछा है तो ये भी गलत हो गया। द सम ऑफ पीईडी ऑफ इंपोर्ट्स एंड द फॉरेन डिमांड फॉर एक्सपोर्ट मस्ट बी ग्रेटर देन 1। अगर इलास्टिक होगा तो ही एक्सचेंज रेट जो है ना वो रिड्यूस होगा, ठीक है। तो ये आपका करंट अकाउंट इंप्रूव होगा अगर वो आपका एक्सचेंज रेट डेप्रिशिएट होगा, जब आपकी डिमांड एक्सपोर्टेड और इंपोर्टेड को दोनों की क्या होनी चाहिए, इलास्टिक होनी चाहिए, ठीक है। 27 का क्या है? इंपोर्ट्स फॉल फ्रॉम Q1 Q4 टू Q2 Q3, ठीक है। ये तो आपको पता है कि जब टैरिफ लगेगा तो क्वांटिटी डिमांड Q4 से Q3 चली जाएगी और क्वांटिटी सप्लाई Q1 से Q2 चली जाएगी, क्योंकि ज्यादा प्राइस से प्रोड्यूसर ज्यादा माल बेचना चाहता है, ज्यादा सप्लाई करेगा, इसलिए क्वांटिटी सप्लाई Q1 से Q2 चली जाएगी। और ज्यादा प्राइस पे कंज्यूमर डिमांड कम करेगा, इसलिए क्वांटिटी डिमांडेड Q4 से Q3 चली जाएगी। इसलिए आंसर इज सी फॉर कैट। इंपोर्ट्स फॉल होंगे Q4 से Q1 पे और Q3 से Q2 पे, ठीक है। In 2012, the Indian government stated that it aimed to reduce its budget deficit to 5% of GDP. इसने जीडीपी की बात की, इसने बजट डेफिसिट की बात नहीं करी। इसने बोला है कि जीडीपी डिक्रीज किसकी वजह से होगा? जब आप अपने जीडीपी को डेफिसिट को कैसे रिड्यूस करोगे? जब आप अपने स्टेट और एसेट्स को ज्यादा बेचोगे, ठीक है, तो आपका डेफिसिट कम हो जाएगा ना, सही है। 29 what would make a policy of rising interest rate less likely to be effective in reducing inflation? अब बताओ भाई, अगर एग्रीगेटेड सप्लाई एग्रीगेटेड डिमांड से ज्यादा बढ़ेगी तो इससे इन्फ्लेशन मोस्ट लाइकली है कि रिड्यूस हो जाएगा। बोले लीस्ट लाइकली कैसे होगा? जब एग्रीगेटेड सप्लाई बढ़ेगी तो प्रोडक्ट सरप्लस में होगा, कोई भी चीज सरप्लस में होगी तो वो सस्ती होगी, तो इन्फ्लेशन तो रिड्यूस हो जाएगी। तो ये तो गलत हो गया। बोले लीस्ट लाइकली कौन सा रिड्यूस करेगा? कंज्यूमर एक्सपेक्ट्स प्राइसेस टू राइज इवन इन द फ्यूचर, इससे तो इन्फ्लेशन बढ़ेगी ना। तो आंसर बी आगे भी पढ़ लेते हैं। कंज्यूमर स्पेंडिंग इज लार्जली पेड फॉर ऑन क्रेडिट, तो इससे इन्फ्लेशन रिड्यूस हो जाएगी, ठीक है। इंटरेस्ट रेट आर स्टिल हायर अब्रॉड, इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो वो बाहर वाली मुल्क में सेविंग करेगा तो हमारी मुल्क में स्पेंडिंग गिर जाएगी, तो इन्फ्लेशन कम हो जाएगी। बोल रहा है ऐसा कौन सा है जो कि लेस इफेक्टिव होगा? तो 29 का बी है, सही है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, 30 country X is an open economy with a floating exchange rate, it changes to a fixed exchange rate, ठीक है भाई। Which combination of policy changes would be most effective in reducing inflation? पहले तो एक बात याद रखना, फिस्कल पॉलिसी में दो टैक्स आते हैं, एक डायरेक्ट टैक्स और एक कॉर्पोरेशन टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स नहीं आता, तो इसका मतलब है सी भी गलत है, डी भी गलत है। आंसर या तो ए है या तो बी है। अच्छा, ये क्या बोल रहा है कि भाई फिक्स एक्सचेंज रेट हमेशा है ना परचेजिंग पावर पैरिटी के ऊपर लगना चाहिए, तभी वो इफेक्टिव होगा, क्योंकि जब वो प्राइस आपकी और बढ़ेगी तभी आपका इन्फ्लेशन का रेट रिड्यूस होगा। तो मैंने आपको 30 के 30 एमसीक्यू करा दिए। मुझे पहले चैट बॉक्स पे ओके कर दो कि आपको ये क्लियर है। अच्छा, आप सुन लो, मैं ग्रुप पे अभी एक टॉपिकल बुक अपलोड कर रहा हूँ, वो आप लोग करना शुरू करो, और जिसमें आप लोग मुझसे फंसो, आप लोग मुझसे पिक्चर दे के मुझसे आप लोग पूछो, और आंसर भी आपके पास पीछे लिखा हुआ है, ठीक है। एक बात, दूसरी बात ये कि आप जो है ना वो नोट्स को है ना A to Z सारे रिवाइज कर लो।
आपको सारे नोट्स ए टू जेड पढ़ने हैं। जब आप नोट्स को ए टू जेड पढ़ लोगे ना तो आपका स्कोर इंशाल्लाह 2 से 3 नंबर और बढ़ जाएगा। और देखो मैं अब भी कह रहा हूँ कि क्लास की छुट्टी मत करो, P2 में जितनी मेहनत करी है सारी जाया हो जाएगी। देखो P1 इज वेरी वेरी इजी। आपका एम होना चाहिए कि आपको 1000 एमसीक्यूज करने हैं इंक्लूडिंग टॉपिकल एंड ईयरली पास पेपर। ईयरली मेरी जिम्मेदारी है, टॉपिकल भी मैं आपको कुछ कुछ करा दूंगा जो मुझे मुश्किल लगते हैं, ठीक है। बाकी आप लोग करना शुरू करो। टॉपिकल में पीडीएफ रात तक अपलोड कर दूंगा, और ये जितने भी मैंने एमसीक्यू सॉल्व करे इनकी भी मैं पीडीएफ अपलोड कर दूंगा। तो आप जो है ना वो प्लीज यार थोड़ी सी मेहनत कर लो। मुझे कुछ भी नहीं आपसे चाहिए, सिर्फ मुझे एक ए ग्रेड चाहिए बस, ठीक है। थैंक यू। अब बाकी जिसका जो भी मसला है वो मुझसे